नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 44AD अंडर इनकम टैक्स फुल डिटेल्स में समझाने वाला हूं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ITR फॉर्म में हमारा ये पार्ट होता है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 44AD के बारे में फुल डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग और ITR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर, यानी कि स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो 44AD जो सेक्शन है ये स्मॉल बिजनेस के लिए है और स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर सेक्शन 44AD कैन बी अडोप्ट बाय फॉलोइंग पर्सन्स, यानी कि जो 44AD सेक्शन है इसको कौन अडोप्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला है इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी व्यक्ति रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रेसिडेंट हिंदू अनडिविडेंट फैमिली, यानी कि HUF, वो भी रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, नॉट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसमें आप पार्टनरशिप फर्म में भी 44AD में अपनी ITR फाइलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 44AD सेक्शन है ये LLP के लिए नहीं है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म किसके लिए है? ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म में सेक्शन 44AD में हम अपनी ITR फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इन द अदर वर्ड्स, द स्कीम कैन नॉट बी अडोप्ट बाय एन नॉन रेसिडेंट एंड बाय एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, ए HUF और ए पार्टनरशिप फर्म, नॉट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें या तो इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म 44AD सेक्शन को अडोप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है योर टर्नओवर मस्ट बी लेस देन 2 करोड़, यानी कि 44AD सेक्शन में 2 करोड़ से टर्नओवर कम होनी चाहिए, तभी आप 44AD सेक्शन को अडोप्ट कर सकते हैं। तो आपकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़ से कम। ठीक है, लेस देन 2 करोड़। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा योर मिनिमम नेट इनकम should be 8% of your turnover. The minimum net income should be considered 6% in case of digital receipts. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा या मैं आपको बता देता हूं, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। या तो आप नेट प्रॉफिट 8% मार्जिन पर दिखा सकते हैं या 6% मार्जिन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा 6%। तो 6% में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि इसमें हमारे ITR में लिखा हुआ होता है थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रिसिप्ट और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसिप्ट बिफोर स्पेसिफाइड डेट्स। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, यदि आप अपनी टर्नओवर 6% में दिखाना चाहते हैं तो आपकी जो टर्नओवर है, जो रिसिप्ट है, वो आपकी बैंक से होनी चाहिए। ठीक है, उसमें चेक से हो, पेई बैंक ड्राफ्ट से हो, कुल मिलाकर बैंक से ही होनी चाहिए, बैंक के द्वारा ही होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अब जैसे हमारी टर्नओवर इसमें 50 लाख रुपए है तो हम 6% से कम इसमें नहीं दिखा सकते। तो हमने यहाँ पर 6% इसका निकाल लिया है। तो कितना हो गया नेट प्रॉफिट? 3 लाख रुपए। अब मान लीजिए टर्नओवर 50 लाख है। ठीक है, तो ये कम से कम अमाउंट है 3 लाख रुपए। हम 3 लाख रुपए से नीचे नहीं दिखा सकते, चाहे इसमें ऊपर दिखा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो इसे 4 लाख या 5 लाख दिखा सकते हैं, लेकिन आप 3 लाख से नीचे नहीं आएंगे। क्लियर? अब उसके बाद मैं बात करता हूँ टर्नओवर एनी अदर मोड, यानी कि कैश में। यदि आपकी टर्नओवर कैश में है, आपके पास जो आपकी सेल हुई है और वो कैश में आई है, तो उस कंडीशन में हम 8% मार्जिन पर दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए टर्नओवर है हमारी 60 लाख रुपए। ठीक है, तो हम कम से कम अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिखा सकते हैं? 4,80,000 रुपए दिखा सकते हैं, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। अब कैसे? क्योंकि हमने 60 लाख का यहाँ पर 8%
निकाला है। तो कितना हो गया, 4,80,000 रुपये। तो यदि हम अपनी टर्नओवर कैश में दिखा रहे हैं तो ये 8% से नीचे हम नहीं दिखा सकते, ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यू डोंट हैव टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपको सेक्शन 44 AD में अपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। SEC opting for a presumptive taxation has to pay 100% advance tax by 15 March of that particular financial year with period to financial year 16 and 17. You don't have to pay advance tax. तो देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इसमें यदि आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है, ठीक है, यदि आपका टैक्स इन फ्यूचर में 10,000 से ज़्यादा बनता है तो आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होगा 100%, वो भी 15 मार्च तक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपका टैक्स 10,000 से ऊपर बनता है, ठीक है, आपको लगता है आपका टैक्स 10,000 से ऊपर बनेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको एडवांस टैक्स जमा कराना है, वो भी 15 मार्च तक। कितना परसेंट, पूरा 100%। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि हम एडवांस टैक्स इसमें 100% की बजाय 50%, 75% ये ना भी कराएं तो क्या होगा, तो होने को तो कुछ नहीं होगा, बस आपका इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। जब आप ITR फाइलिंग करेंगे और टैक्स की कैलकुलेशन होगी उसमें ITR फॉर्म में, तो उसमें आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। और यदि हम इसमें 100% अपना एडवांस टैक्स जमा करा देते हैं तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 16 एंड 17 से पहले एडवांस टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद यू डोंट हैव टू गेट योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑडिटेड, यानी कि आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसका ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, 44 AD सेक्शन में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेक्शन 44 AD प्रिजम्पटिव स्कीम टू बी ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट 5 years, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 AD। तो अब देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, यदि आपने एक बार अपनी ITR फाइलिंग 44 AD सेक्शन में कर दी है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसे नेक्स्ट ईयर नॉर्मल बिजनेस में अपनी ITR फाइलिंग कर देंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 AD यदि हम एक बार सेक्शन 44 AD में अपनी ITR फाइलिंग कर लेते हैं तो वो हमें 5 years तक रेगुलर कैरी करनी होती है, ठीक है, यानी कि 5 साल तक लगातार हमें 44 AD में अपनी ITR फाइलिंग करनी होगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है आपने करंट ईयर में 44 AD में अपनी ITR फाइलिंग कर दी और उसे नेक्स्ट ईयर में आपने नॉर्मल बिजनेस में अपनी ITR फाइलिंग कर दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 AD में ये नहीं होता है। करने को तो लोग करते हैं, ठीक है, इस बार जैसे 44 AD सेक्शन में फाइलिंग कर दी और नेक्स्ट ईयर नॉर्मल में दिखा दी, ठीक है, लेकिन सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था सेक्शन 44 AD अंडर इनकम टैक्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं, और यदि सेक्शन 44 AD को लेकर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं आने वाली वीडियोस में आपको सेक्शन 44 ADA और सेक्शन 44 AE बताने वाला हूँ, ठीक है, फुल डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि सेक्शन 44 ADA क्या होता है और सेक्शन 44 AE क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।